नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये है आज का टॉपिक। टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली इन द ईयर 1900 टू एक्सप्लेन रेडिएशन मैक्स प्लांक published a research paper on quantum theory of radiation and gave quanta hypothesis of wave nature in it. सबसे पहले मैं भूमिका के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। 1900 से पहले हम दो चीज़ों को लेके चलते थे, एक रेडिएशन, दूसरा मैटर। रेडिएशन को वेव के रूप में हम लोग कंसीडर करते थे, मैटर को कॉर्पस्कल्स छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ मानते थे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह। हालांकि रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में प्लांक की हाइपोथेसिस आई और वो हाइपोथेसिस यही थी कि जो हमारा रेडिएशन है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर का भी है, यानी क्वांटम नेचर का है, या उस छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं वो उसका नेचर है। तो ड्यूअल नेचर हो गया उसका, पार्टिकल नेचर फोटोन के रूप में और वेव नेचर तो था ही। 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर प्रस्तुत किया। ये सेकेंड पॉइंट है। In 1924, Louis de Broglie postulated that similar to photons, all forms of matter perhaps have both wave and particle characteristics. He also proposed the formula for the wavelength of matter waves, lambda equal to h upon p or h upon mv in his hypothesis. तो पार्टिकल के साथ साथ उसका वेव कैरेक्टर भी है, उसकी वेवलेंथ ये होनी चाहिए, ये सामने रखा। ये केवल उन्होंने थ्योरेटिकली अपनी हाइपोथेसिस दी थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था। इसी कड़ी में इन 1927 डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन वेव्स एज प्रेडिक्टेड बाय डी ब्रोगली एंड मेजर्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफ्रैक्शन मेथड्स। 1 year later, in 1928, G.P. Thomson extended the research paper on electron waves in high-speed electrons diffracted by very thin metallic films. In the same year, Kikuchi in Japan obtained some remarkable photographs of the diffraction of high-speed electrons by mica. माने इस तरीके से स्लो इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और डिफ्रैक्शन जैसा कि होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली मिला। ये प्रूव हो गया कि पार्टिकल या मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, वेव भी है और पार्टिकल भी। इसके 8-9 साल बाद in 1932 and 33, E. Rusuku invented the electron microscope. जब उन्होंने सोचा कि हम जो हमारा लाइट के को यूज़ करके जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उससे 2000 नैनोमीटर साइज से छोटी चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, तो क्यों ना, जब वेव नेचर हमें पता चल ही चुका है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी
कम होती है, नैनोमीटर साइज में होती है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जाए। तो उसके बारे में सिंपल सी बात है कि उन्होंने 1932-33 Ierusaku invented the electron microscope just after de Broglie hypothesis and involved himself to work in the field of electron objects to develop commercial TEMs। तो TEMs मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को कॉमर्शियली कैसे बना के तैयार किया जाए, इस पे वो लगातार इन्वॉल्व रहे। और इस इन्वेंशन पे उनको एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलके नोबेल प्राइज़ 1986 में मिला। अब इसका यूज़ किसके लिए होता है? टू डिटरमाइन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। सिंस इलेक्ट्रॉन बीम इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम है वो सक्षम है क्रिस्टलोग्राफिक नैनो पार्टिकल्स की जो क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको देने में सक्षम है उस सरफेस की। एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द सरफेस ऑफ नैनो साइज मटेरियल। उसकी सरफेस जो नैनो मटेरियल है उसकी जो सरफेस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। ये रहा इंट्रोडक्शन कि कैसे नैनो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो सोच है उसको रुसुकू ने डेवलप किया और कॉमर्शियली अवेलेबल कराया। लेकिन आधार आप समझ रहे होंगे, प्लांक हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट से तैयार हुआ और उसका फ़ायदा उठाया गया बाद में। अब देखिए इसका प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है, ये मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने क्लियर करता हूँ। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ए सोर्स, एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन को जेनरेट किया गया, फिर उनको फोकस वगैरह किया गया, एक्सेलरेट किया गया। जैसे कि CRO में इलेक्ट्रॉन गन का प्रावधान होता है, वैसे ही TEM में भी इलेक्ट्रॉन गन का प्रावधान किया जाता है। हाँ, इनकी फोकसिंग वगैरह भी आपने पढ़ी होगी कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये लैंग्वेज इसमें यूज़ करी जाएगी इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह में। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सोर्स सच एज इलेक्ट्रॉन गन इंटर द सैंपल। जो हमारा सैंपल है, जिस मटेरियल का हमें पार्टिकल साइज पता करना है, उस मटेरियल पे इस इलेक्ट्रॉन बीम को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हुए इंसिडेंट कराया जाता है। इंसिडेंट होने में 2-3 बातें होती हैं कि या तो उसके पास से गुजरते समय स्कैटर होगा, या अनडेविएटेड सीधे सीधे जाके ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर उसके जो HKL प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल के, उससे रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। तो इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप the electrons from a source such as electron gun enter the sample, are scattered as they pass through it, are focused by objective electromagnetic lens। जो हमारा स्कैटरिंग हुई है उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से हम जिसको ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं उसको फोकस किया जाता है। उसके बाद एक प्रोजेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उसके रास्ते में डाला जाता है। मैं आपको हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है, इसको मैं इसके माध्यम से बताऊंगा। टू मैग्नीफाई, इससे मैग्नीफाई होगा एंड फाइनली प्रोड्यूस द डिजायर्ड इमेज ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मतलब एक रास्ते से चलेगा इलेक्ट्रॉन गन, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, बीच में इंटरमीडिएट लेंस भी होता है यही फोकसिंग वगैरह करने के लिए। मेन चीज़ है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा प्रोजेक्टर लेंस। ये लेंस का मतलब ऑप्टिकल लेंस नहीं है,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को लपेट के तैयार किया जाता है उसकी फोकसिंग और एक्सीलरेट करने के लिए। प्रोड्यूस द डिजायर्ड इमेज ऑन फ्लोरेसेंट, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आता है तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे चमक उत्पन्न करता है, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे उसको रिसीव किया जाता, आंखों से सीधे दिखेगा नहीं। और उसके बाद जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है या प्लेट होती है उस पर पहुंचाया जाता है और बाद में एक सीसीडी कैमरा है उससे उसकी इमेज ले ली जाती है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी नोन बाई लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये ध्यान रहे कि एनर्जी उसकी बढ़ाने के लिए हम इतना एक्सीलरेट करते हैं कि रिलेटिविस्टिक स्पीड जैसे 0.8, 0.85, 0.9 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 0.8c, 0.9c वगैरह वगैरह की स्पीड से इलेक्ट्रॉन उस समय ट्रेवल कर रहा होता है। तो उस पर m की जगह पे रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन फार्मूला लगाया जाएगा, यानी कि उसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mv, यानी कि h/m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² इंटू v। और इससे हम उसी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, हमने लिख दिया है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद मच मोर स्ट्रांगली विद मैटर। जैसे एक्सरे को जब किसी मैटर से गुजारा जाता है तो वो इंटरेक्ट तो करता है लेकिन कम करता है, या न्यूट्रॉन को जब पास कराते हैं चूंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो भी इंटरेक्ट मैटर से कम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होने के नाते मैटर से बहुत इंटरेक्ट करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट मच मोर स्ट्रांगली विद मैटर देन एक्स रेज और न्यूट्रॉन्स विद कंपेरेबल एनर्जीज। अगर समान टाइप की एनर्जी हैं तो सबसे कम इंटरेक्ट करेगा एक्स रे, फिर न्यूट्रॉन्स, एंड देन सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उससे कम करेगा न्यूट्रॉन, उससे कम करेगा एक्स रे। फॉर ऑर्डिनरी इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ 100 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द स्कैटरिंग इवेंट्स, जब वो मैटर से पास हो रहा होता तो स्कैटरिंग होगी, तो किन्हीं दो स्कैटरिंग इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस एवरेज ट्रेवल होगी या ट्रेवर्स होगी उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, जो कि बदलती रहती है। टैन कैन फॉर्म इमेजेस बाय यूजिंग सेलेक्टेड एरिया। ये जो हमारा सैंपल होगा उसके सेलेक्टेड एरिया पर उसका एक्सपोजर हो और उसी में हम अपनी ऑब्जर्वेशन उतने एरिया में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो टैन कैन फॉर्म इमेजेस बाय यूजिंग सेलेक्टेड एरिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एपर्चर लोकेटेड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टर। ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टर, पहले एक बार हम लोग TEM का स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले इस फिगर में हमने कैथोड दिखाया हुआ है। कैथोड यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से इमिशन होगा, फिर इसको फोकस करा जाएगा, बीच में किसी इलेक्ट्रोड से फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगा दिया है। फोकसिंग इलेक्ट्रोड ही कहें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भाषा एक तरीके से लेंस यूज करी जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। देन एनोड है, ये बीम आ रही है और उसके बाद इसको फैलाया गया, डाइवर्ज करा गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यूज करते हैं, ये देखिए कॉइल यहाँ पे है, एक तरीके से ये यहाँ पे पास कराने के बाद फिर ये ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस पे गिरेगा। यहीं पे आपका स्पेसिमेन है, इसको इंसर्ट कराते हैं और एक जो सिस्टम होता है, एक्चुअल आप
इंटरनेट पे एक्चुअल फिगर आपको ढूंढने से मिल जाएगा। ये तो हमने स्कीमेटिक बनाया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप फोटोग्राफ तो उसमें देंगे नहीं, तो इसलिए उस फिगर का कोई मतलब नहीं है। इसका जो बेसिक वर्किंग है उसको समझने के लिए इसी फिगर की आवश्यकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर ये डाइवर्ज होगा और बीच में फिर ये एक आगे जो इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होगा, और इस बीच में जो है कुछ एपर्चर सेट किए जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और फाइनली जो है प्रोजेक्टर लेंस इस एम्पलीफाई करने के लिए जो सिग्नल आया है वीक है उसको एम्पलीफाई करने की व्यवस्था होती है। वो एम्पलीफाई होने के बाद फिर यहाँ पे डाइवर्ज, और उसके बाद जो है ये फाइनली जो है यहाँ पे 3 लेयर में सबसे पहले जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फिर उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म है, और उसके बाद फाइनली CCD कैमरा। हमने बातें सब बता ही दी हैं। इस फिगर को ठीक से समझते चले जाइए कि ये स्टेप्स में कैसे हमको समझते हुए चलना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेम कैन फॉर्म इमेजेस, जो इस तरीके से यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पे इमेजेस, यूजिंग सिलेक्टेड एरिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एपर्चर लोकेटेड between the objective and projector electromagnetic lens. Electrons beam transmitted by the sample consist of electrons that have not undergone any scattering. The beam also contain electrons that have lost energy through inelastic scattering. जहाँ पे inelastic scattering रास्ते में हो सकती है, उसमें एनर्जी लूज हो चुकी है, तो उसमें भी डेविएशन नहीं होगा, सीधे रास्ते पे चले जाएंगे। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्ट होंगे वेरियस HKL प्लेन से, वो भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इस बीम के साथ। अब हम आपको इमेजेस के बारे में जो ख़ास बात है उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 2 टाइप की इमेजेस मिलती हैं। मैं इस फिगर को मिटाए दे रहा हूँ। अब आपको जो फोटोग्राफ मिलता है वो ब्राइट और डार्क के रूप में मिलता है। तो जो भी होगा, हम एक्चुअल फिगर आप इंटरनेट से देख सकते हो। सपोज करते हैं ये डार्क है, ये डार्क इमेजेस है, डार्क है। जो डार्क इमेजेस हैं उस ब्राइट वाला हम दूसरा फिगर बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से क्या इमेजेस बनती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पर बनती हैं, CCD कैमरे से उसकी फ़ोटो ले ली जाती है, उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। टू प्रोड्यूस ए ब्राइट फील्ड इमेज दी एपर्चर, हमने यहाँ पे एपर्चर दिखाए थे यूँ करके फिगर में, जिनको हमने मिटा दिया है। ये एपर्चर आर इंसर्टेड और पोजीशन सो दैट इट अलाउज ओनली द मेन अनडेविएटेड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन बीम। सिर्फ जो ट्रांसमिट होके इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी उसको पास करने के लिए हम एपर्चर लगा देते हैं। द ब्राइट फील्ड इमेज इज ऑब्जर्व एट द डिटेक्टर। अगर सीधे सीधे हम ट्रांसमिट होके निकल रहे हैं, यानी कि जो हमारे एक तरीके से सैंपल से जो एटम्स वगैरह है, इनके जो पार्टिकल्स के जो हैं, पार्टिकल्स को छोड़ते हुए सीधे सीधे अनडेविएटेड चले जाते हैं, उनकी वजह से जो इमेज आएगी जो फोटोग्राफ में वो ब्राइट आएगी। दूसरी इमेज कैसी हो आएगी, डार्क फील्ड इमेज। तो टू प्रोड्यूस डार्क फील्ड इमेज एपर्चर इज पोजीशन टू सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द बीम्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर HKL प्लेन। मतलब जो हमारी बीम है जो जा रही है उसकी सेटिंग हम एपर्चर्स के द्वारा करते रहते हैं, उसको घुमाना पड़ता है। एक तरीके से जो हमारा ऑपरेटर होता है जो कि अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसके पास सेटिंग करने की व्यवस्था होती है कि यहाँ पे हमारा सैंपल पोजीशन किया गया है, तो ये किस सेटिंग में ये ट्रांसमिटेड देगा, किस सेटिंग में ये मतलब रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड वाला देगा। तो जो ट्रांसमिटेड वाला आएगा मतलब अनडेविएटेड, उससे तो ब्राइट इमेज मिलेगी, और जो दूसरा वाला आएगा उससे डार्क इमेज मिलेगी।
To produce dark field image, aperture is positioned to select only one of the beams reflected from a particular HKL plane. Details of the dark field image depend on the particular HKL plane diffracted beam that is selected for imaging. ये सिलेक्शन करना होता है वहाँ पे। कुछ और भी इससे रिलेटेड बातें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। फर्स्टली द मैग्निफिकेशन इज कंट्रोल्ड। मैग्निफिकेशन दो जगह होता है बाय द कंडेंसर लेंस। हमने यहाँ पे जो फिगर में ये क्वाइल नुमा बनाया था उसमें हम लिखने से चूक गए थे, फिगर मिट गया है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस के पहले हमने जो दिखाया था वो एक तरीके से कंडेंसर लेंस दिखाया था। इस कंडेंसर लेंस को क्यों लगाया ये मैं बताना भूल गया था। आप ये जान लीजिए कि ये जो कंडेंसर लेंस जो क्वाइल जिसमें हमने बनाते हुए यहाँ पे दिखाया था, ये इसका काम होता है मैग्नीफाई करना। तो फर्स्टली द मैग्निफिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द कंडेंसर लेंस एंड हाउ लार्ज एरिया इज इल्यूमिनेटेड बाय द बीम के द्वारा कैसे लार्ज एरिया को इल्यूमिनेट किया जाए और कैसे मैग्निफिकेशन को कंट्रोल किया जाए, ये काम करता है कंडेंसर लेंस। कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ये ध्यान रहे। दूसरी बात, इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस इज द बीम कमिंग फ्रॉम द सैंपल। तो उसके बीच फोकस किया जाता है सैंपल को। तीसरी, प्रोजेक्टर लेंस मैग्नीफाइज द इमेज। जो फाइनली जो प्रोजेक्टर लेंस है वो मैग्नीफाइज द इमेज thus produced and focus it on the screen। और फाइनली इसका काम भी है स्क्रीन पे फोकस करना। फ्रॉम एंड देन टू CCD कैमरा। स्क्रीन उसके बाद तीन स्टेप्स, तीन लेयर में था। पहले फ्लोरोसेंट स्क्रीन, देन थिन फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म एंड देन CCD कैमरा। इन सब पे फोकसिंग का काम और मैग्नीफाई का काम प्रोजेक्टर लेंस करता है। A technique called image processing can also be used to increase the information obtained from TEM। ये एक्स्ट्रा बात मैं कह रहा हूँ एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो कि एक टेक्निक और यूज़ करी जाती जिसका डिस्क्रिप्शन हमने फिगर के द्वारा नहीं किया है। तो TEM से जो उसकी सरफेस के बारे में, उसके पार्टिकल के बारे में जो हमें चाहिए उससे हम इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करें तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। फर्दरमोर द बेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फिल्म थिकनेस कंपेरेबल विद द मीन फ्री पाथ। जैसे हमने ये बताया था कि स्कैटरिंग होती है, मीन फ्री पाथ होता है, कोलिजन्स होते हैं एक तरीके से। तो उसके जो मीन फ्री पाथ एवरेज आता है उसके कंपेरेबल हम कैलकुलेशन से वेवलेंथ को सेट करते हैं। जो वोल्टेज है इलेक्ट्रोड के बीच में जो लगाया जाता है वो इस ढंग से सेट करते हैं कि वही वेवलेंथ कैलकुलेट होके आ जाए। तो मच थिनर फिल्म जो अगर कंपेरेबल जो फिल्म थिकनेस है उस मीन फ्री पाथ के, तो बहुत अच्छा जो है रिजोल्यूशन मिलता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन अगर थिनर फिल्म है तो क्या होगा? मच थिनर फिल्म एग्जिबिट लिटिल scattering to produce useful images, and in thicker films multiple scattering events dominates। मल्टीपल जो है स्कैटरिंग इवेंट जो है डोमिनेट करने लगती हैं, मेकिंग द इमेज ब्लर्ड आती है एंड मेक इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट। इंटरप्रिटेशन करना ही डिफ़िकल्ट होता है। हाउएवर थिक स्पेसिमेन कैन बी स्टडीड बाय डिटेक्टिंग बैक स्कैटर्ड एलिमेंट्स। तो बैक स्कैटर्ड एलिमेंट्स को हम एक तरीके से यूज़ करके, हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करके ये करते हैं। इसके लिए हमने ये आपके सामने फिगर रखा है, लास्ट स्कीमेटिक डायग्राम को क्लैरिफाई ऑब्टेनिंग इमेजेस। इसमें आपको हमने दिखाया है कि कैसे यहाँ पे व्यवस्था करी जाती है डार्क और ब्राइट एक तरीके से इमेजेस प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे जो जो हमारा सैंपल है या स्पेसिमेन है उसके ऊपर हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम को जो हमने फिगर में दिखाया था जब डालते हैं तो
उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का भी इमिशन होता है। उसके लिए एक डिटेक्टर का मतलब ही होता है उसमें फोटोग्राफिक प्लेट होगी या फिल्म होगी, उसके पहले फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी और उसके बाद सीसीडी कैमरा। तो एक जगह सेट नहीं होता, एक कैमरा यहाँ सेट है, ये कैमरे इधर उधर भी हैं, ये भी कैमरे ही हैं। तो इसके आसपास जो हमने लगाया हुआ है, यहाँ सैंपल है। अगर यहाँ पे चूँकि वेरी हाई एनर्जी के साथ यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सरे भी जनरेट हो सकती हैं। तो एक्सरे का भी हम डिटेक्शन करते हैं, एक्सरे डिटेक्टर लगाते हैं। तो जो हमारी एक तरीके से बीम जो फैला के हम भेज रहे हैं वो 3 हिस्सों में हमने बांटी है। इसका ऐसा सिलेक्शन करते हैं कि जो हमारी ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स दिखाए हैं। तो जहाँ पे हमने ये ब्राइट फील्ड BF लिखा है, वो ब्राइट फील्ड के इमेज यहाँ से आती है और यहाँ पे आती है डार्क फील्ड की। इन किनारों पे डार्क फील्ड का मतलब जो इधर उधर स्कैटर होके निकल रहे हैं, जो अनडिविएटेड जा रहे हैं, जो बीच में है उसमें ब्राइट फील्ड। इसका मतलब ये जो हमने ब्लॉक यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं फिगर बनाने में टाइम लगता है, वीडियो छोटा करने के लिए मैं यूं ही इसी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा 3 लेयर सिस्टम है, कि जो हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फोटोग्राफिक फिल्म है और उसके बाद सीसीडी कैमरा है, ये सिस्टम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और इस तरीके से हमारी जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देना काफ़ी है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का राइटअप देना है और उसके बाद जो है इसकी वर्किंग और साथ साथ जो उसका टैम का स्कीमेटिक डायग्राम है वो देना है। मेन चीज़ होती है उसके जो है डिटेक्शन किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ करने हैं। बिल्कुल नीचे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड अनडेविएटेड वाली जगह पर ब्राइट इमेज और रास्तों में जो स्कैटर्ड है, जो यूं करके हमारी बीम स्कैटर होके आ रही है, वहाँ किनारों पे हम डार्क जो है इमेजेस अचीव करते हैं। और जो डार्क इमेजेस हैं हम बैक में भी करते हैं, जबकि वही ज़्यादा बेटर होती हैं डार्क इमेजेस। एक्चुअली हमारा जो पर्पस होता है वो किसी भी तरीके से हमें उसकी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें स्कैटरिंग हो रही है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, इन सारे घटनाक्रमों को हमने डिफरेंट जगह पे डिटेक्ट किया। और डिटेक्ट क्या किया, हमारा सैंपल तो एक ही जगह पे है, जो भी घटनाक्रम हुआ वो ऑल अराउंड जहाँ जहाँ होने की संभावना था वहाँ पे हमने ये जो 3 लेयर अरेंजमेंट है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फोटोग्राफिक फिल्म एंड देन सीसीडी कैमरा, उनकी व्यवस्था करी है। और उसके लिए जो टेक्निकली जो डिज़ाइन किया गया है, उस जिसको कि आप उसमें देख सकते हो इंटरनेट पे, जो एक्चुअल फोटोग्राफ है वो दिया गया होगा। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।